रेड 9 के इस विशेष कार्यक्रम में अपने दर्शकों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारे सभी दर्शकों को आज गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में संवत 2076 नए उत्साह, नई उमंग, नई स्फूर्ति, लाभ, यश, गौरव, स्वस्थ लेकर आए। आपका आने वाला नववर्ष शुभ हो, मंगलमय हो। हम इसी कामना के साथ में अपने सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज नववर्ष की इस शुभ अवसर पर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। जो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में इस समय चुनावों का जो माहौल चल रहा है, चुनावों के माहौल में हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से, हमारी मान्यताओं के हिसाब से, जो हमारा ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से भावी चुनावों को लेकर हमारे मन में जो जिज्ञासाएं बनी हुई है, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो उस बारे में क्या बोलता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आने वाले चुनावों के परिणाम क्या होंगे। हमारे ज्योतिषाचार्य प्रख्यात विद्वान डॉक्टर अरविंद उपाध्याय जी आज हमारे साथ में उपस्थित हैं। साथ ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रभूषण जी व्यास हमारे साथ में आज उपस्थित हैं। आज उनके माध्यम से हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। आज हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाला जो 2 महीनों में चुनाव का जो एक समर होने वाला है, एक युद्ध होने वाला है, एक भीषण जंग छिड़ी हुई है पूरे हिंदुस्तान में चुनावों को लेके, एक गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है आने वाले परिणामों को लेके। हर पार्टी अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से मतदाताओं को अपनी ओर प्रभावित कर सके, अपने पक्ष में कर सके। लेकिन क्या ये इनके प्रयास सफल होंगे? इनके प्रयासों में इन्हें कहाँ तक सफलता मिलेगी? अंततः परिणाम किसके पक्ष में जाएंगे? ये जिज्ञासाएं हम सभी के मन में होती है। इसी विषय को लेकर आज सबसे पहले हम चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मेरा पहला प्रश्न पंडित चंद्रभूषण जी व्यास जी से है। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। और मेरा ये निवेदन है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में जो एक जंग छिड़ी हुई है राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, साथ में उनके अलायंस पार्टियां हैं बहुत सारी, जो गठबंधन दूसरी पार्टियों के साथ उन्होंने किया है। पर फाइनली जो प्रधानमंत्री बनेगा वो या तो कांग्रेस का बनेगा या बीजेपी का बनेगा। तो हमारा मुख्य प्रश्न नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से लेके ही जुड़ा हुआ है। तो फाइनल रिजल्ट पे नहीं आते हुए हम अलग अलग दोनों की कुंडलियों का विश्लेषण करते हुए, और मेरा निवेदन है कि उसके बाद फिर हम फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम आखिर इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। तो पहले मेरा ये निवेदन है कि आप जैसे राहुल गांधी जी की अगर हम कुंडली लेते हैं, तो राहुल गांधी जी की कुंडली इन चुनावों को लेके क्या बोलती है और वो कितना इस बारे में उनको फेवर करती है? जी चलिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इस बार बड़ा जुझारू वो है, समय भी है और इस प्रकार की स्थितियां भी बहुत बनी हुई है। लोगों के मन में उत्साह भी, उत्तरोत्तर उत्साह बना हुआ है कि क्या होने वाला है। इस स्थिति में हम सबसे पहले तो हम श्री प्रमादी नाम का संवत्सर हमारा शुरू हो रहा है, 6 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। लेकिन मते के अनुसार क्या हो कि अमावस्या शुक्रवार को आने के कारण इस वर्ष का जो राजा होगा वो शुक्र होगा, और शनिवार को शुरू हो रही है घट स्थापना, नवरात्रि आदि प्रारंभ हो जाएगी। संवत 2076 हमारा शुरू हो जाएगा और संवत्सर का नाम जो होगा श्री प्रमादी नाम का संवत्सर होगा। अब प्रमादी तो हम मजाक में ले लेते, लेकिन श्री प्रमादी भी आ गया तो निश्चित है कि वो श्री दिलाने वाला होगा, श्री दिलाने वाला होगा। इसके पहले विरोधी नाम का संवत्सर था, जो विरोध अपन देख ही रहे हैं, आए दिन हो रहा था। तो विरोधी नाम का संवत्सर संपन्न हुआ और श्री प्रमादी नाम का संवत्सर शुरू हो रहा है। तो निश्चित इसमें परिणाम भी अच्छे आएंगे और जनता के अनुरूप आएंगे। पूरे भारतवर्ष की जनता खुशहाल होगी। हाँ, खुशहाल होगी। पूरे भारत देश की जनता जो है वो खुशहाल होगी, क्योंकि प्रमादी के साथ में श्री प्रमादी है, वो तो श्री के साथ युक्त है प्रमादी, तो इससे प्रमाद नहीं होगा, लेकिन प्रसन्नता जरूर होगी, इसमें दो मत नहीं। तो श्री भी जुड़ा हुआ साथ में, मतलब कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं भी बेहतर, उसमें भी सुधार आएगा। जो आर्थिक बाजार में जो मंदी का दौर चल रहा है, जहां जहां अत्र तत्र देखें तो वहां जहां देखें वहां बोले मंदी का दौर चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, तो उसमें भी प्रसन्नता बढ़ेगी और लोगों को व्यापार मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा। चलिए, आज नव वर्ष का प्रारंभ तो शुरुआत होता है और शनिवार से हो रहा है, तो शनि भी अच्छा है। जो डिसीजन लेने वाला, निर्णय लेने वाला, निर्णय की क्षमता रखने वाला है, जज का काम करता है, तो वो भी स्थिति अच्छी बनेगी और सुखद होगा, स्थायी भी होगा। स्थायी भी होगा। हाँ। राहुल गांधी जी के जो जन्म कुंडली है,
राहुल गांधी जी की यदि हम जन्म कुंडली की बात करें तो 19 जून 1970 का जन्म बता रहे हैं और 14:28 का जन्म है राहुल जी की कुंडली में। अब राहुल जी की कुंडली यदि वस्तुतः देखें हम तो कुंडली बहुत अच्छी है। हमारे राजघराने से पैदा हुए हैं, कुंडली वृषभ तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में गुरु बैठा है। लग्न की पहले गोचर स्थितियां देख लें अपन, इसके बाद फिर कुंडली की बात करेंगे। तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में गुरु बैठा है, 3rd हाउस में चंद्रमा बैठा है, 5th हाउस में राहु बैठा है, मेष में तथा 7th हाउस में शनि बैठा है, अष्टम में बुध है, मंगल सूर्य 7 में है, शुक्र 10वें स्थान में बैठा है, कर्क का होके नीच का होके शुक्र बैठा है, और दूसरा केतु बैठा है 11th हाउस में 11वें भाव में बैठा। कुंडली की स्थिति देखें तो हम केंद्र को भी उन्होंने ग्रहण कर लिया है, ग्रहों ने केंद्र को भी ग्रहण कर लिया, भाग्यस्थान को भी देख लिया, 3rd हाउस को भी देख लिया, और 7th में भी एक शनि बैठ गया। कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। राहुल जी की यदि कुंडली की बात करें, वर्तमान की महादशा की बात करें तो महादशा और गोचर दशा और मंगल की महादशा इनको चल रही है 2012 से 2 अक्टूबर 2012 से राहुल जी को मंगल की महादशा चल रही है। राहुल जी को मंगल की महादशा चलने के कारण मंगल की जो पोजीशन है हमारी कुंडली के अनुसार, इस कुंडली में मंगल की जो पोजीशन है हमारे पास है कि मंगल 9th हाउस में बैठा है, भाग्यस्थान में बैठा है, मिथुन का होके सूर्य और मंगल दोनों 2 पापग्रह एक साथ बैठ गए। और पापग्रह की महादशा यदि चले तो पापैरेवं तस्य भावस्य हानि, संस्कृत में फार्मूला बोलता है कि खट पंचाशी का बोलती है कि यदि उस ग्रह में भाग्यस्थान में यदि कोई ग्रह बैठ जाता तो निश्चित है कि उस भाव की हानि करता है। इसलिए हमारे राहुल जी को बहुत प्रयास करने के बाद में कार्यों में सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल भी पापग्रह है और सूर्य भी पापग्रह, दोनों पापग्रह की युति यदि 9th हाउस में हो गई तो भाग्यस्थान को निश्चित है कि बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं, अथक परिश्रम करने। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि वो ऊंट पे बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाता है, ऐसी स्थिति बनती है इनके साथ में। तो ये स्थिति बनी हुई है राहुल जी की। मतलब कुल मिला के राहुल जी का जो भाग्य वाला जो भाव है, हाँ, वो आजीवन उनके लिए कठिनाइयां। हाँ, मंगल और सूर्य ने बड़ा भारी कमजोर कर दिया है, जिसके कारण कि उनको ये इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि ऐसा होता तो वंशवाद उत्तरोत्तर वंशवाद चलता आता रहता और कोई तकलीफ नहीं आती। वंशवाद होना या राज परिवार में जन्म होने से ही मतलब नहीं होता है। आज उनके जीवन में जो संघर्ष हैं वो लगातार चलते रहेंगे, ये उनकी कुंडली बोलती है। ये ग्रहों के अनुसार ही है जी, कि वहाँ वंशवाद कहाँ पैदा हुए हैं ये निश्चित है कि गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं या सिल्वर लेके पैदा हुए हैं, लेकिन वहाँ जब ग्रह यदि कमजोर हो जाए तो निश्चित है कि ग्रहों की स्थिति को किसी को भी, हर व्यक्ति को भी, कर्मों के फल सब भोगते हैं, इनसे बचने का नाम नहीं, न बचे राम न बची सीता, हम सीता राम नहीं। भगवान राघवेंद्र सरकार को भी ग्रहों के कारण कुछ स्थितियां उनको सहन करनी पड़ी, नाजुक स्थितियां सहन करनी भी। तो राहुल गांधी जी को भी ये स्थितियां हैं जो उनको सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि मंगल सूर्य भाग्यस्थान में बैठे हैं और बुध के साथ में बैठे हैं, बुध के घर में बैठे हैं। परंतु अभी जो हम लोग इतने वर्षों से देख रहे हैं, आज उनकी उम्र करीब 48-49 वर्ष के आसपास हो चुकी है। हाँ। तो एक तो ये है कि राहु का प्रभाव शायद 44-45 साल की उम्र के बाद में कुछ कम होता है, ऐसा कुछ कहते हैं। और दूसरा ये कि अभी काफी दिनों से वो संघर्ष कर रहे हैं, तो आपने बोला कि संघर्ष के बाद उनको सफलता मिलेगी। तो अब क्या योग बन रहे हैं उनके? योग में स्थिति में यदि देखें तो मंगल की महादशा 2012 से चल रही, संघर्ष जो चल रहा है इनका पहले से भी चल रहा था। पहले से भी मंगल की महादशा के पहले यदि हम बात करें तो चंद्रमा की महादशा थी, और चंद्रमा की जो पोजीशन है हमारे पास, चंद्रमा की पोजीशन जो है हमारे पास वो भी बहुत अच्छी नहीं। चंद्रमा भी इसमें 3rd हाउस में बैठा है, 0 डिग्री का बैठा है जी, और वो 1 डिग्री का बैठा है, तो 1 डिग्री का चंद्रमा भी बड़ा कमजोर हो जाता है। यदि वही चंद्रमा यदि 20-22 डिग्री का, 15-17-18 डिग्री का होता तो निश्चित ही चंद्रमा की महादशा 10 साल भी इनकी बहुत अच्छी होती। लेकिन चंद्रमा की महादशा के 10 साल वो निकल गए। दूसरी बात, मंगल की महादशा के 2012 से अभी तक निकल गए, 7 साल निकलने में अंतिम चरणों में चल रही है मंगल की महादशा। तो वो तकलीफ इनको मंगल की महादशा दे रही, और वो 2 अक्टूबर 2019 तक रहेगी। 2 अक्टूबर 2019 तक अभी मंगल की महादशा रहेगी। परंतु अभी कुछ 2-4-6 महीने से, अभी जैसे 3 राज्यों में उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीते अभी। तो कुछ अब धीरे धीरे उनके लिए कोई अच्छे संकेत तो आना शुरू हुए हैं। अच्छे संकेत आना चालू है। स्वतंत्र भारत की यदि हम कुंडली देख रहे हैं तो उस कुंडली के अनुसार मंगल की पोजीशन जो है हमारी वो सकारात्मक है, क्योंकि 2nd हाउस में मिथुन के घर में बैठा है मंगल, इंडिविजुअल होकर मंगल बैठा है। उस मंगल के कारण इनको राहुल जी की कुंडली के अनुसार नहीं आ रहा है, वो स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार इनको सकारात्मक फल मिल रहा है, जिसका जो एप्रिसिएशन है वो राहुल जी ले रहे हैं। मतलब कुल मिला के वो कांग्रेस के भाग्य से राहुल जी अपना क्रेडिट लेते जा रहे हैं।
इसी विषय में हम डॉक्टर अरविंद उपाध्याय से का मत भी लेना जरूरी समझते हैं। उनके हिसाब से राहुल गांधी जी की कुंडली क्या बोलती है? सर, आपके हिसाब से राहुल गांधी जी की कुंडली क्या कहती है? सबसे पहले तो मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये वर्ष आप लोगों के लिए भी अच्छा रहे और इस देश के लिए भी अच्छा रहे, क्योंकि देश बड़ी विकट स्थिति में चल रहा है। यदि सही निर्णय जनता नहीं ले पाएगी तो हो सकता है कि हमको ये 5 साल के लिए भुगतना पड़े कि देश किस राह में जाएगा। तो भगवान करे कि 5 वर्ष ही इस नववर्ष को अच्छा करें और ये सब चीज़ें हमारी 5 साल तक अच्छी चलती रहें। जहाँ तक राहुल गांधी की कुंडली का प्रश्न है, राहुल गांधी की कुंडली में एक प्रॉब्लम है कि शनि नीच की दृष्टि भाग्य स्थान में है और दूसरी भाग्य स्थान में राहु की दृष्टि भी है। ये इनको हमेशा भाग्य से पृथक करता है। ये भी हो सकता है कि ये जीत भी जाए कभी, तो इनकी बहन आ जाए और बहन बोले कि इसको, लोग बोले इसको प्रधानमंत्री बनाओ, तो वहाँ भाग्य फिर इनका कमजोर हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति बन सकती है क्योंकि इनका भाग्य साथ देता नहीं है। फिर भी इनके लग्न में गुरु है और गुरु की दृष्टि भाग्य पर भी है, उनके मित्रों पर भी है और ज्ञान स्थान पर भी है, जहाँ से उनको अनुभूति होती है कि मैं क्या करूं, उस पर भी उनकी स्थिति बनी हुई है। तो जो होगा अच्छा होगा, लेकिन भाग्य से पृथक करने वाले ग्रह इसमें बैठे हुए हैं। इनको अपने पेट का भी ध्यान रखना चाहिए, रोग की संभावना इसमें थोड़ी बनती है। दूसरा, इनकी कुंडली का सबसे अधिक अच्छा जो ग्रह है, जो की प्लेनेट है इस कुंडली का, वो शुक्र है, जो लग्नेश होकर दशम स्थान में बैठा है। वो इनको राजयोग दिलवा रहा है। तो राजयोग तो आज भी चल रहा है। यदि प्रधानमंत्री रहेंगे तो भी राजयोग है और प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो भी राजयोग तो इनको रहता ही है। सभी लोगों को राजयोग तो रहता ही है, उसकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी भाग्य में पृथक करने वाली जो प्रॉब्लम है वो इसमें बनी हुई है। और इनका जो एक बात और है इस कुंडली में कि मतमतांतर है, कुछ समय को लेकर, कुछ स्थान को लेकर। स्थान को लेकर ज्यादा नहीं है, मतमतांतर जो है वो जन्म समय को लेकर हैं। तो कहीं जगह इनकी जो राशि है वो वृश्चिक पैदा हो रही है और कहीं जगह इनकी राशि धनु आ रही है। इस कारण भी हो सकता है कि हमारे प्रेडिक्शंस में कुछ दिक्कत आए। हमारा हम तो सोर्स पे डिपेंड करता है कि सोर्स हमारा कहाँ से है। सारे परिणाम जो भी हमने पूरी कोशिश की है और कि अच्छी जगह से इसका सोर्स लें। जहाँ बहुत अधिक जगह से वो मिला उसको हमने लेने की कोशिश की है। तो परिणाम बहुत कुछ तो डिपेंड करेंगे कि कुंडली सही होना चाहिए, कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, केवल अपन राहुल गांधी के कारण से कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए हमको तो पूरे लोकसभा की 543 सीटों की गणना करना होगी जी, कि 543 सीटों में कौन कौन कहाँ कैसे खड़ा हो रहा है। और वो तो बहुत लंबा विषय है, एक रिसर्च का विषय है। हर कोई व्यक्ति उसको कर नहीं पाएगा और बहुत मुश्किल होगा। अभी तो यही ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि कौन खड़ा होगा। सबसे बड़ी मुश्किल समस्या है तो सारे प्रत्याशियों की कुंडली हासिल करना और उसके बाद उनका आकलन करके फाइनल रिजल्ट देना होता है। इसलिए हमने एक सैंपल सर्वे टाइप का किया है ताकि मुख्य जो उम्मीदवार हैं उनकी कुंडलियों का चयन करके हम आगे परिणामों को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। जी जी, ये बिल्कुल सही है। तो अभी जो हमने कुंडली इतनी हम अध्ययन कर नहीं सकते। 543 हमारे पास जो कुंडलियां हैं वो नरेंद्र मोदी जी की है, राहुल गांधी जी की है, ममता बनर्जी की भी हमारे पास है और प्रियंका गांधी वगैरह की भी कुंडली हमारे पास है। हम इनका अध्ययन करके कोशिश करेंगे कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो फिर अभी के जो ग्रह स्थिति है, जो मंगल की महादशा, जैसे पंडित जी ने अभी बताया कि मंगल की महादशा चल रही है राहुल गांधी को जी, और मंगल की महादशा का अभी ऐसा क्या चरण चल रहा है जो वर्तमान चुनावों को उनके जो भी वो प्रयास कर रहे हैं उसमें उनको सफलता दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, क्या परिणाम होंगे? जो मंगल की महादशा के साथ में कौन से ग्रह की दशा चल रही है और उसका क्या परिणाम होंगे? मंगल एक तो इनका सप्तमेश का और द्वितीयेश का स्वामी है, थोड़ा मारक जगह का स्वामी होता है जो बहुत अच्छे परिणाम देता नहीं है और कई बार उसको टेंशन देता है, तनाव देता है व्यक्ति को। और ये जो मंगल और चंद्र की दशा है वो 2 अक्टूबर 2019 तक चलेगी, जो 3/3/2019 से चालू हुई है। और चुनाव के समय में ये मंगल में चंद्र और चंद्र में राहु रहेगा 3/4/19 से 5/5/19 तक। उसके बाद गुरु आएगा जी। तो बहुत कुछ जो स्थितियां बदलेगी वो बाद वाली परिणाम इनके बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, मतलब जो अंतिम चरण के जो चुनाव होंगे वो इनके लिए फायदेमंद रहेंगे। मतदान के जो अंतिम चरण के 3-4 तारीखें हैं उसमें ये 5/5/19 के बाद हमारा 5वां चरण रहेगा, 6वां चरण रहेगा और 7वां चरण रहेगा। इसमें इनको लाभ मिल सकता है।
बाद के चरणों में जो चुनाव और होंगे इसमें लाभ मिलने का कारण और है जी कि 7/5/19 से ये जो अपना गोचर अभी चल रहा है, ये मंगल और राहु साथ में हो जाएंगे। 7 मई से मंगल राहु के से युति होगी। युति हो जाएगी, तो मंगल राहु की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, और कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र करवाएगी लोगों से, या कुछ ऐसी घटना हो जाएगी जिससे कि मत बदल सकता है। मतदान के दिन भी कुछ घटना यदि पहले हो गई, यदि मान लो चौथे चरण और पांचवें चरण के बीच में कोई घटना हो गई, तो वो जो 5वां, 6वां और 7वां चरण है वो बदल सकता है परिणाम। तो डिपेंड करेगा। अभी जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी नेता लोग अभी अपनी जो भी तैयारियां कर रहे हैं, वो अंतिम चरणों में जाके कुछ चेंज भी हो सकती है, कुछ घटनाक्रम। तो ये चेंज उनके लिए फेवरेबल होगा या चेंज, जो भी चेंज होगा वो 5वें, 6ठे, 7वें चरण में राहुल गांधी को फायदा मिलेगा, उसके पहले का परिणाम नरेंद्र मोदी के लिए फायदेमंद रहेगा। परंतु यदि हम दोपहर की कुंडली 14:28 की 2:28 की कुंडली को यदि मानते हैं, तो ये सारी चीजें स्थिति जैसे हमारे उपाध्याय साहब बता रहे हैं, वो स्थिति फेवरेबल तो नहीं होगी, लेकिन बहुत कठिनाइयों के बाद फेवरेबल होगी। लेकिन ये यदि राहु और मंगल दोनों साथ में हो जाते तो वो बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है। राहु मंगल यदि साथ में आ जाता तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और ये फिर राहुल जी वहां डिस्टर्ब होंगे कि करें क्या, करना क्या चाहिए। तो ये स्थिति 2 अक्टूबर 2019 तक मंगल के कारण बनी, और मंगल राहु के साथ में हो जाता है। और राहु के लिए इनकी पोजीशन देखें जन्म की, तो जन्म का राहु भी हमारे राहुल जी को, जन्म का राहुल जी को पंचम स्थान में बैठा बुद्धि विवेक का मालिक होकर। कभी कभी क्या है, ये सारी चीजें होती कि इनके प्रश्न प्रतिप्रश्न जो होते हैं वो मालूम पड़े अजीबो गरीब हो जाते हैं। हाँ। तो वो राहु के कारण हो जाता है, तो राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कभी बोलते बोलते वो भटक जाते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे भटक जाते, लेकिन वो जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते, दूसरी चीज आ जाती है, वो दूसरी चीज आ जाती है। गुरु पे इनके जो गुरु है उसके ऊपर राहु की और शनि की दृष्टि, राहु की शनि की, और फिर गुरु भी ऐसा होता है, गुरु भी वक्रगति से बैठा है। जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते, वो अपना मंतव्य दे नहीं पाते, जो देना चाहिए जनता को, जो पहुंचना चाहिए संदेश, वो प्रॉपर वे में पहुंचा नहीं पाते। तो वो भी राहु के कारण हो रहा है। राहु और मंगल जब साथ में हो जाएंगे, तो मंगल तो वैसे भी मालूम पड़े विवादों का स्वामी रहा है वैसे ही, और राहु उसमें दिग्भ्रमित करेगा, जैसे पंचम स्थान बुद्धि का विवेक का मालिक होकर वहां बैठा है पंचम स्थान में, तो ऐसी स्थिति बनेगी। फिर भी अंततोगत्वा ये कहें कि 14/28 यदि हम 19 जून 1970 लेते हैं, दिन में 14:28 का जन्म लेते हैं, दिल्ली का जन्म मानते हैं, तो उस कुंडली के अनुसार राहुल जी की कुंडली भी अच्छी मानी जा रही है। फिर भी इस कुंडली में राज्य से पृथक करने के योग हैं। हाँ, योग बनते हैं, उसमें तो जनता के जाने माने चेहरे रहेंगे, लेकिन राज्य से पृथक हो जाएंगे। राज्य से पृथक होने के योग इसमें बनते हैं। हाँ, वो जैसे सपना सजाए बैठे हैं कि एक हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, तो इसी होने में बड़ा समय लगेगा और संभवतः नहीं भी हो। और शनि नीच राशि क्या, तो गरीब जनता का कारक है, गरीब जनता इनको फायदा देगी। गरीब जनता के लिए तो घोषणाएं करी है, बड़ी लोक लुभावन उन्होंने, गरीब जनता को फायदा देगी, ये बात बिल्कुल सही है। सप्तम में बैठा है शनि। भाग्य तो इनका ऐसे भी ठीक है, क्योंकि ये अपने भाग्य से ही तो, अपने जन्म के कारण ही तो पैदा हो गए और मतलब प्रधानमंत्री बनने के लायक हो गए। वो जन्म सही है, जो भी है आज है वो जन्म की वजह से ही है। राजसुख भी इनको है। वहां जन्म के लिए कहा जाता है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। वहाँ पौरुष और विद्या कोई काम नहीं आती, जन्म का ही जो है कहाँ भाग्य के अनुसार कहाँ पैदा हुए हैं और उसका आनंद भोग रहे हैं। वहाँ विद्या और पौरुष आपका कुछ नहीं है, लेकिन आपका भाग्य इतना मजबूत है कि आप भाग्य का ही आनंद ले रहे हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि सत्ता सुख इनको कम है। वैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आपके हिसाब से क्या बोलती है? अब आने वाले चुनावों में नरेंद्र मोदी जी का भाग्य कितना जोर मारेगा आपकी बात? नरेंद्र मोदी जी का जन्म यदि हमारे पास माने तो 17 सितंबर 1950 का जन्म है, सुबह 11 बजे लिया है। अब इसमें भी इस समय भी कहीं थोड़ा सा परिवर्तन आया है, सुबह 11 बजे है या दूसरा कोई समय, लेकिन अभी जो मीडिया पे चल रहा है वो 11 बजे का बताया और मेहसाना का जन्म बताया। अब इसमें स्थिति देखें कि वृश्चिक लग्न का जन्म है, मंगल और चंद्र की युति, दोनों ग्रह मित्र हैं आपस में, दोनों मित्र ग्रह हैं। दूसरी बात, चौथे स्थान में गुरु बैठा है, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में, और दूसरा राहु बैठा है पंचम स्थान में, वो भी अच्छी स्थिति में बैठा है। बुध, सूर्य, शनि और शुक्र 4 ग्रहों की युति दसम भाव में बैठा है। ये ग्रह भी बहुत ही अच्छी मजबूती स्थिति बनाकर बैठे हैं, जिनके कारण की व्यक्ति अपने आप में वक्ता भी होता है, श्रेष्ठ वक्ता होता है, सभी भाषाओं में कमांड होता है, अपनी बात दबंगता से रखते हैं। क्योंकि पंचम में जो राहु बैठा है, राहु यवन ग्रह होता है, यवन ग्रह कहीं भी किसी के बीच में भी चला जाता है तो वो डर भय नहीं मानता,
तो यवन ग्रह का पूरा लाभ हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। और 4 ग्रहों की युति, और 11th हाउस पे केतु बैठा है, केतु की पोजीशन, और अभी वो भी अच्छी स्थिति है, लेकिन अभी केतु गोचर का मिथुन में इसमें धनु में आ गया है। धनु में आने के कारण थोड़ा सा राहुल नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी सी तकलीफ इनको, क्योंकि कुजबत केतु का संस्कृत में ऐसा है कि मंगल के जैसा ही केतु का फल मिलता है। और यदि केतु 11th हाउस में आकर बैठ जाता है, 11th हाउस में आकर बैठ जाता है, तो 11th हाउस को जो लाभ देना मिलना चाहिए था वो लाभ से वंचित कर देता है, लाभ से वंचित करता है। और इनको वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा, और चंद्रमा जो है लग्न में बैठा है, लग्न में बैठा है। चंद्रमा की महादशा 2013 से कंटिन्यू, चंद्रमा की महादशा 5/10/2013 से चल रही है और 2023 तक चलेगी। तो इस कुंडली के आधार पर और लग्न में चंद्रमा और मंगल की युति, दोनों की युति के आधार पर यदि हम कहें तो ये चंद्रमा की महादशा इनको लाभान्वित, लाभार्थी और पूरे लाभांश का प्रतिफल देने वाली होगी, इसमें तो मत नहीं है। आपका क्या मत कहते हैं इस बारे में? जो नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो लग्नेश मंगल के साथ, भाग्य के साथ, मतलब भाग्येश के साथ है जी। बहुत बड़ा राजयोग है ये चंद्र और मंगल का, जो लग्न में बैठा हुआ है। पराक्रमी है, खूब हिम्मत से कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरह की बात को निपटा सकते हैं। न्याय योग है इस कुंडली में, न्याय योग है। न्याय योग वो क्या होता है? मतलब अन्याय सहन नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए अन्याय सहन नहीं करेंगे। और इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात कि गुरु अमृत की दृष्टि है इसमें जी। जो चतुर्थ स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, वो गुरु जहां भी दृष्टि देते हैं वो अमृत दृष्टि देते हैं, सत्ता पे दृष्टि दे रहे हैं जी। तो वो जो दृष्टि है वो अन्याय बिल्कुल सहन नहीं करती, और न्याय करना हो तो कैसे भी न्याय करवा देती, किसे भी न्याय करवाना, ये इनके इसमें खास कुंडली है ये। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इस कुंडली में। और घर का सुख तो इनको है नहीं, तो ये पूरे जो भी करते हैं वो देश के लिए कर रहे हैं और राष्ट्रभक्त हैं कुल मिला के। मतलब कुंडली बताती है कि वास्तव में जेन्युइन राष्ट्रभक्त हैं। हाँ, राष्ट्रभक्त हैं। मतलब बाकी कोई उनके पक्ष में सबूत दे या नहीं दे, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र है वो उनके फेवर में बोलता है कि वो जो अभी तक हमारा एक प्रिडिक्शन होता है कि ये ईमानदार आदमी है, इनकी कोई व्यक्तिगत नहीं है, जो भी लोग दूसरे ईमानदार कोई गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि, चतुर्थ स्थान से दशम स्थान पे गुरु की दृष्टि। दूसरा पुराणों में जैसा कहा ना, परोपकाराय सताम विभूतय, विभूति की बात करें तो परोपकाराय सताम विभूतय, ऐसे लोगों को ही पुराण ने अपना स्लोगन देके पूरा कर दिया कि परोपकाराय सताम विभूतय। यही लोग परोपकारी होते हैं कि जिसमें गुरु की दृष्टि हो, यदि अच्छी स्थान में बैठा हो। अब क्योंकि सप्तमेश जो है सूर्य के साथ में शुक्र बैठने के कारण इनको दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन वो देशभक्त में लगे हैं पूरे पूर्णतः। लग्नेश वहां बैठा है जाके, जैसे वहां उपाध्याय साहब बता रहे हैं, बस होता है। दूसरी बात, पंचम स्थान पर राहु है, हाँ जी, जो सांसारिक ज्ञान भी पूरा देता है। वो संसार से कैसे निपटना वो भी इनको अच्छा आता है। दांव पे सारे आते दांव पे सभी तरह के आते हैं इसमें। ये इसमें फायदा है, ज्ञानपूर्ण है पूरा। ये खुद के ज्ञान से चलते हैं जी, दूसरों के ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे देखा जाए तो उनको 7.5 चल रही है अभी। अच्छा, लेकिन इनका जो 7.5 शुरू हुई थी वो 0 डिग्री पे शुरू हुई थी। हाँ। तो अब 7.5 खत्म है और शनि इनको दे के जाएगा। मतलब जाता हुआ शनि तो मैंने सुना है कि काफी लाभ देके जाते हैं। वो ये स्थिति बनती है इस कुंडली में। और 7.5 तो राहुल गांधी की कुंडली में भी शायद चल रही है। 7.5 है, उसमें भी 7.5 है, लेकिन जाती हुई नहीं है ऐसी। क्योंकि धनु राशि इनकी अपन अब जो मान रहे हैं यहाँ पे कुंडली जी, धनु राशि की एक कुंडली इनकी और बाजार में चल रही है, जो सोर्स कहीं से आता है वो वृश्चिक की राशि की कुंडली है जी। वो होती तो एक बार फिर भी होता, लेकिन धनु राशि की यदि कुंडली होती है तो दिक्कत तो आएगी। वो 7.5 में भी शनि किस स्थान में बैठा है? भावे रेवम तस्य भावस्य, यानी यदि अच्छे स्थान में बैठा तो 7.5 पॉजिटिव, और यदि वो स्थान यदि गलत स्थान में बैठ गया और उसको पापग्रह देख रहे हैं तो वो 7.5 भी नुकसानदायक हो जाता है। शनि तो किसी को छोड़ते ही नहीं। हाँ, फिर निहाल और बेहाल वाली स्थिति आती है। यदि वो अच्छी स्थिति में है तो निहाल कर देगा और बुरी स्थिति में तो बेहाल कर देगा। दूसरी बात, लग्न में जो चंद्र और मंगल है वो इनको सेनापति बनाते हैं। हाँ, ये तो योग से जरा आ गए, नहीं तो सेना में भी हो सकता। दूसरे यदि गुरु वहां पर होते सेना में भी हो सकते थे जी। तो इनको एक सेनापति और लीडरशिप का बड़ा गुण देते हैं। तो ये लीडरशिप तो बहुत अच्छी करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, और बड़ा काम चलेगा। मतलब इस कुंडली में प्रशासनिक योग है, सेनापति योग है, लीडरशिप का योग है, न्याय योग है, बहुत सारे योग इसमें हैं। तो इनकी कुंडली तो अभी अपन ने जो राहुल जी की देखी उससे तो
कंपेयर करें दोनों की, यदि अच्छी राहुल जी कुंडली की कुंडली और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली दोनों को कंपेयर करें, तो कंपेयर करने में अभी तो जो प्रधानता दें अपन, तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को ही प्रधानता मिलेगी कि कुंडली के अनुसार एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छी लग रही है। फिर भी गणित तो 543 सीटों का होता है। हाँ हाँ, वो देखा तो जाए, वो अलग अलग दृष्टि से अपन देखेंगे, हर सीट का देखेंगे, पर कौन कहाँ से आ रहा है। सिरमौर बनने का जो योग होता है, जो सबसे सभी लोगों को लीड करने का योग है, नेतृत्व करने का जो अवसर मिलेगा, वो नरेंद्र मोदी जी के हिसाब में बन रहा है या नहीं बन रहा है? वर्तमान जो उनकी अभी ग्रह दशाएं जो चल रही हैं, जो जैसे आपने बताया शनि 7.5 अंतिम चरण में है, महादशा अभी जो चल रही, चंद्रमा की महादशा बताई आपने, तो ये इसके हिसाब से जो अभी चुनाव परिणाम जिस दिन घोषित होंगे, जब नए प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण होगा, उस समय की जो स्थिति बनेगी, वो क्या उनके राजा बनने के योग बनाते हैं? ये स्थिति 5 मई से बदल रही है जी। अब 5 मई के बाद क्या घटना यदि कुछ होती है तो सब कुछ बदल सकता है। नहीं, परंतु जो फिर भी योग अभी प्रबल है। चुनाव परिणाम जब आएंगे उसके बाद ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का योग बनेगा। संख्या नहीं आई तो क्या करोगे? वही तो मेरा वही प्रश्न है कि जो फाइनल जिस दिन शपथ ग्रहण की जो संभावित तारीख बनेगी, जी जी, तब उस समय की उनकी जो ग्रह स्थिति बनेगी, उस समय उनके योग क्या बोल रहे हैं? उस समय तो उनके योग अच्छे हैं जी। चुनाव कुछ भी हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, चुनाव के समय बहुत सारे उठापटक भी होंगे, विवाद भी होंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे घटनाक्रम में अभी आने वाले दो महीनों में उनके फाइनल जो योग बनेंगे, जिस दिन मतलब चुनाव परिणाम आने के भी 4 दिन बाद, वो उस समय की जो स्थिति है, वो स्थिति में तो अपन ये भी कहें कि हम ज्योतिष में ऐसा कि बार बार यदि जातक की कुंडली देखते हैं तो लग्नेश क्या है, भाग्येश क्या है, और दशमेश क्या है, और लाभेश क्या है। यदि इनकी महादशा है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को लग्न में चंद्रमा बैठा है, और जो भाग्येश होके बैठा है, भाग्येश होके लग्न में जाकर बैठ गया, और उसी की महादशा 2023 तक है, 2013 से 2023 तक चलेगी। तो मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम सुखद आएंगे, इसमें तो मतलब कुल मिला के हमारे ज्योतिषाचार्य जो प्रधानमंत्री योग बनने के जो योग बताते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के फेवर में थोड़े ज्यादा बता रहे हैं, प्रबल बता रहे हैं। थोड़ा सा राहुल गांधी जी की कुंडली की वजह से या उनके भाग्य भाव की वजह से, उनके भाग्य बाधित होने की वजह से, कुंडली के हिसाब से उनके योग थोड़े कमजोर दिख रहे हैं बजाय नरेंद्र मोदी जी के। नरेंद्र मोदी जी अभी 2023 तक तो सुरक्षित दिख रहे हैं ज्योतिषाचार्य के हिसाब से। और चुनाव आयोग यदि थोड़ी सी कृपा कर लेता, 2 अक्टूबर 2019 के बाद यदि चुनाव कराता तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पक्के थे, परंतु मंगल की महादशा नहीं निकलने दी चुनाव आयोग ने, और समय अवधि वो तो इसमें दो मत नहीं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत अच्छी है, भारत की कुंडली के कारण, भारत कुंडली के कारण, स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है, उसके कारण, क्योंकि राहु लग्न में बैठा है, वृषभ। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली की जहां तक आपने बात की जी, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि स्वतंत्र भारत की कुंडली में ये जो चुनाव परिणाम अभी आएंगे जी, चुनाव परिणाम के आने के बाद में जो भारत का भविष्य, आने वाले 5 सालों में जो भारत की दशा दिशा, भविष्य, व्यापार, आर्थिक तरक्की, गरीबों की स्थिति, इस बारे में क्या स्थिति बनेगी? चुनाव के बाद ही वो जो पार्टी आएगी वही शासन करेगी देश पे, और वो ही पूरे देश की दशा और दिशा तय करेगी। ऐसे हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि स्वतंत्र भारत जिस दिन हुआ वो दिन इतना अच्छा नहीं था जी। उस दिन काल सर्प योग था, और राहु केतु दुर्भाग्य से वो हमारे लग्न में ही आ गए भारत के। तो ये तो जब तक भारत रहेगा तब तक संघर्ष तो इसको करना ही होंगे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे ये थोड़ा वृद्ध होगा, मतलब अपनी आज़ादी से, तो शनि के प्रभाव इसमें आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे ठीक होगा, और वो आना शुरू हो गए हैं जी। क्योंकि भाग्येश शनि है स्वतंत्र भारत की कुंडली का, कर्मेश भी शनि है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, तानाशाही खत्म होती जाएगी, लोकतंत्र मजबूत होता जाएगा। ये जरूर है कि षड्यंत्रकारी और नीच लोग आ जाएंगे, लेकिन फिर भी स्वतंत्र भारत की कुंडली धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी। आपका क्या मत है इस बारे में? नहीं, मेरा भी मतलब यदि स्वतंत्र भारत की कुंडली देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न का राहु, वृषभ लग्न में ही राहु बैठा है। दूसरी स्थिति है कि स्वतंत्र भारत का जो भाग्येश है शनि है, और वही भाग्येश शनि हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो शनि है 10वें भाव में जाके बैठा है। दोनों आपस में एक दूसरे के एक घर आगे जाके बैठे हैं, तो ये भी सकारात्मक फल देंगे। दूसरी बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो भाग्येश है चंद्रमा, वो भी स्वतंत्र भारत की कुंडली में 3rd हाउस में स्वग्रही होकर चंद्रमा बैठा है। तो ये कुंडली भी उससे मैच यदि होती है, और ये लग्न का जो चंद्रमा है और ये तीसरे घर का जो भाग्येश है चंद्रमा स्वतंत्र भारत की कुंडली, तो ये सकारात्मक फल देंगे, और निश्चित है कि भारत की स्थिति में काफी सुधार आएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं।
जैसे लग्न में वृषभ लग्न की कुंडली भारतवर्ष की आप बता रहे हैं, तो लग्न शुक्र का मालिक शुक्र हुआ। हाँ जी जी। तो उसका भी कोई अच्छे ग्लैमर वगैरह और बढ़िया चकाचौंध शुक्र अस्त हो गया है। हाँ, शुक्र की स्थिति सूर्य के साथ बैठने के कारण अस्त हो गया। अस्त हो गया, साथ में राहु के साथ में बैठा है। यदि अस्त हो गया तो गलत रास्ते पे जा रहा था जी, गलत रास्ते पे जा रहा था, तो शुक्र को उसने जो लग्जरियस लाइफ देना चाहिए थे वो खत्म कर दिया उसने। फिर भी अंतराल जब आएगा समय का, धीरे धीरे लग्जरी तो होते जाएंगे। मतलब धीरे धीरे कुछ मतलब तरक्की हम उम्मीद रखेंगे। अभी जैसे स्थितियां हो रही है कि जो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही है, सारे उन्होंने इनसाइट छोड़ दिए हैं, ये सब कुछ देखिए धीरे धीरे करके हमारा सिरमौर भारत बनता जा रहा है। तो ये शुक्र के कारण ही हो रहा है, शुक्र के कारण ही हो के जैसे जैसे राहु वृद्धस्थ होगा, हमारे जैसे उपाध्याय साहब बता रहे हैं अरविंद जी कि जैसे राहु वृद्धस्थ हो जाएगा तो निश्चित है कि शुक्र अपना पॉजिटिव सकारात्मक फल देना चालू कर देगा, और सकारात्मक फल देगा तो भारत को देगा और भारत की जनता को देगा। मैं विषय से थोड़ा सा अलग हटके, चूंकि भारतवर्ष की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, इसलिए एक छोटा सा एक प्रश्न मेरे मन में जागृत हो रहा है। मैं दोनों हमारे विद्वानों से ये पूछना चाहूंगा कि जिसमें जो शत्रु स्थान है, जो हमारे शत्रु हैं भारत के, चीन है, पाकिस्तान है या दो दूसरे, ये लोग भी इस कुंडली में कितना प्रभावी हैं, और इनसे हमारी जो पोजीशन है, इनसे कितना हम लोग इनसे निपटने में सक्षम है? हमारा लग्नेश और शत्रु स्थान साथ साथ चल रहा है, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली है, तो षष्ठेश जो है वो शुक्र वो भी है और लग्नेश भी शुक्र है जी। अब दोनों तो बराबरी पे चलेंगे वो तो, लेकिन फिर भी इसमें एक बहुत अच्छा योग है कि अष्टमेश गुरु जी, अष्टमेश गुरु के छठे स्थान पर बैठा है। अच्छा, तो शत्रुहंता योग है। मतलब शत्रु दबे हुए तो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि शत्रु अपने को दबा दें जी, ऐसा तो नहीं होगा। और कुंडली अच्छी चलती रहेगी। पराक्रमेश सूर्य बैठा हुआ है पराक्रम स्थान पे, तो हिम्मत तो देश की कभी कम होने वाली नहीं है, ये गुरुओं का देश है। पर शत्रुओं जो षड्यंत्र चलते रहते हैं बार बार, और जो विदेशी ताकतें बार बार, वो आता रहेगा जी, वैसा होता रहेगा। वो गुरु के कारण भी हो रहा है, जैसे आप बता रहे हैं। ऐसा ही कि स्थान है हानि करे जीव, स्थान है वृद्धि करो मंदो। जिस स्थान में गुरु बैठ जाता है उस स्थान की हानि करता ही है, और गुरु सस्तम में बैठा है, शत्रु स्थान में बैठा, तो उस स्थान की हानि तो करेगा। इसलिए भारत को हमेशा अलर्ट रहना ही पड़ेगा। तो शत्रुओं की तो हानि होनी चाहिए ना, शत्रु तो आते उस स्थान की हानि कर रहा है, उस स्थान की हानि कर रहा है, शत्रुओं की हानि नहीं कर रहा है, उस स्थान की हानि कर रहा है, पनप नहीं देता। हाँ, वो शत्रु को स्थिति क्या होगी, सस्तेज जो हो गया, शुक्र जाके वहां जाके सस्तेज जाके फिर थर्ड हाउस में जाके सूर्य के साथ बैठ गया, तो वो भी अस्त कर दिया। तो ग्रहों के कारण क्या हो रहा है कि उस स्थान उसकी चिंता बनी रहेगी, हमेशा भारत को संभालना पड़ेगा, तो छठे स्थान को ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थान में गुरु बैठा है, उस स्थान में गुरु बैठा है, तो संभालने में दिन भर लगा रहता है। वो आए दिन मालूम पड़े 70 साल तो हो गए लगते इसको देखो ना, सेना पे इतना पैसा खर्च करना है ना, पाकिस्तान कुछ नहीं करना है, ये सारी स्थिति क्योंकि गुरु के कारण हो रहा है कि गुरु को हमेशा उस स्थान में बैठ के गुरु उस स्थान की हानि करवा रहा है। इसलिए भारत हमेशा उस व्यवस्था में जुटा रहता है। एक हमारा दुर्भाग्य और है इस मामले स्वतंत्र भारत की कुंडली में कि पंचग्रही योग था उस दिन जी, जिस दिन हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे के करीब मध्य रात्रि को हम स्वतंत्र हुए हैं। उस दिन पंचग्रही योग भी था, काल सर्प योग तो था ही सही, और सूर्य ने कई ग्रहों को अस्त कर दिया। पंचग्रही योग जो था वो सूर्य के साथ, कई ग्रह उसके साथ अस्त हो गए, तो वो अस्त होने से बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव ही नहीं है। मतलब सबसे बड़ा प्रभाव है वो सूर्य प्रभावित कर रहा है। सूर्य प्रभावित करता है, वो सूर्य ने प्रभावित कर दिया, 5 ग्रहों को कर दिया, अस्त कर दिया, 5 ग्रहों को अस्त कर दिया, या 5 ग्रह उसके साथ में बैठ गया, तो ये नॉन एक्टिव हो गए। तो मालूम पड़े काम नहीं कर रहे हैं। अब काम कर रहे हैं तो सिर्फ राहु कर रहा है, गुरु कर रहा है, मंगल कर रहा है, ये 3 ग्रहों के कारण भारत की कुंडली चल रही है। बहुत से लोग द्वितीय स्थान पर भी मंगल को ऐसा निष्क्रिय मानते, निष्क्रिय बिल्कुल द्वितीय स्थान पर, ज्योतिष स्थान पर स्वतंत्र भारत की कुंडली में बैठा हुआ, तो यहाँ पे अकर्मण्य लोगों की संख्या थोड़ी रहेगी ज्यादा, ये ज्यादा ऐसी स्थिति तो रहेगी। कुछ लोग काम कर पाएंगे ज्यादा अच्छा। तो अब हमारी सरकार ने तो बहुत व्यवस्थाएं कर दी है लोगों को घर बैठे खाने की बहुत सारी योजनाएं चला दी है ताकि आराम से लोग अपना जीवन यापन काम नहीं करना पड़े, खाना भोजन। एक बात और है स्वतंत्र भारत की कुंडली में, अभी उसमें दशा चल रही चंद्र की जी, चंद्र में गुरु और गुरु में शुक्र, तो कंफ्यूज करेगा जनता को। जनता तो कंफ्यूज है, और 22 से 19 तक है, जब तक हमारे सब चुनाव निपट चुके होंगे वो जनता कंफ्यूज रहेगी। हो सकता है कि आखिरी में भी गठबंधन में जोड़ तोड़ करना पड़े। अच्छा, क्योंकि मतलब एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारे डॉक्टर अरविंद उपाध्याय जी का कहना है कि अंत में गठबंधन करने के योग बन रहे हैं, मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। इस बात के संकेत इस बात से ये निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। इस बार निश्चित रूप से बीजेपी की सीट कम होगी जी, नरेंद्र मोदी का जो भी भाग्य है वो अच्छा साथ देगा, सरकार बनाएंगे, लेकिन जोड़ तोड़ से बनाएंगे। इतना नहीं आई, कांग्रेस की सीट बढ़ेगी, पहले की तुलना में कांग्रेस सीट बढ़ने के पूरे ही हो गए।
व्यक्तिगत कुंडली नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी, लेकिन स्वतंत्र भारत की कुंडली से यदि कंपेयर करें, उसको तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो नरेंद्र मोदी जी को यहाँ संघर्ष अपनी सीटों के लिए बहुत करना पड़ेगा। वो सीटें कांग्रेस की बढ़ सकती हैं, भाजपा की कम हो सकती हैं। मतलब जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी अब, बन सकती है, बन सकती है, संभावना है। अच्छा है, क्योंकि मंगल की महादशा, राहुल जी को मंगल की महादशा, और स्वतंत्र भारत की कुंडली में द्वितीय स्थान में मंगल निष्क्रिय हो गया, तो ये मंगल की महादशा ये पूरा सुख नहीं दिलाती। तो वहाँ राहुल जी की यदि हम 14-28 की कुंडली लेते हैं तो मंगल की महादशा उनको तकलीफ देगी। यदि वो तकलीफ देती तो हमारे स्वतंत्र भारत के लिए फिर हमारे भारत की भाजपा की कुंडली अर्थात नरेंद्र मोदी जी की कुंडली हमारे लिए बड़ी लाभदायक हो। एक हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा करी थी कि दिग्विजय सिंह जी की कुंडली भी आपके पास में है। हाँ। और दिग्विजय सिंह जी अब की बार मध्य प्रदेश में भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। उनके चुनाव लड़ने को लेके एक जनता में विशेष उत्साह है, क्योंकि वो 15 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद काफी विवादों में रहे, हमेशा अपने विवादास्पद बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, और विरोधी पक्ष हर समय हर परिस्थिति में ये चाहता है कि कैसे भी करके उनको डिमोलिश करें या ये कैसे भी उनको निपटाएं। दिग्विजय सिंह जी की कुंडली इस बार कितनी प्रभावी है इन चुनावों को लेके, जो आपकी बार जो चुनाव के मैदान में है वो? हाँ। एक रोचक विषय है। नरेंद्र मोदी जी वाली चीज तो खैर आपने जैसे बताई है, पर एक चूंकि अब ज्योतिष के प्रोग्राम से हम जुड़े हैं और कुंडली अपने पास है, तो दिग्विजय सिंह की कुंडली यदि देखें तो 28 फरवरी 1947 का जन्म है इनका, दिन में 12 बजे बताया जी। अब कभी कभी मतैक्य के अनुसार हमारी ज्योतिष जो चलता है वो समय, स्थान और जन्म तारीख से ही चलता है जी। इस समय में यदि थोड़ा सा यदि कहीं परिवर्तन होता तो निश्चित है कि दिग्विजय सिंह की कुंडली बदलेगी, और उसके बाद उसके अनुसार उनका भाग्य, उनका गोचर और उनके जो परिणाम, चुनाव परिणाम या व्यक्तिगत परिणाम सारे बदल सकते हैं। अभी इस कुंडली को देखें हम तो कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली में राहु और चंद्र साथ में बैठा है, ग्रहण दोष बना रहा है। केतु जहां बैठा है तो ये भी मालूम पड़े नीच भंग दोष बना रहा है, केतु सप्तम में बैठ के। अब यहाँ थर्ड हाउस में शनि बैठा है, वो चंद्रमा के घर में बैठा है, वो लेकिन रेट्रोगेट होकर बैठा है, वो वक्रगति से बैठा है। अब वक्रगति से बैठा है तो उसी के अनुसार यदि दिग्विजय सिंह की बात करें, हम कुंडली की बात करें तो बुद्ध की महादशा, और बुद्ध इनको 10वें स्थान में बैठा है, तो ये बुद्ध की महादशा जो है दिग्विजय सिंह को कहीं चुनावों के परिणाम सकारात्मक दिला सकती है, इसमें दो मत नहीं, क्योंकि बुद्ध 10वें स्थान में बैठा है। मतलब भोपाल में जो चुनाव अब की बार दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे हैं, पंडित जी के मत के हिसाब से वो स्थितियां उनके पक्ष की दिख रही हैं। हाँ, दिख रही है, क्योंकि बुद्ध की महादशा 2031 तक है इनको, और 2014 से लगी है। 14 से ही मालूम पड़े इनके परिणाम सुखद नहीं थे। 14 से मालूम कुछ न कुछ विवादों में गिरे रहते थे, लेकिन जैसे ही 14 आया तो इसके अपने आप में सकारात्मक आने चालू, मतलब धीरे धीरे समय पक्ष का पक्ष का होता जा रहा है। बुद्ध इनको सकारात्मक। चंद्रभूषण जी, व्यास जी जो बता रहे हैं कि उनकी जो कुंडली है इसमें चंद्र और राहु लग्न में ही है जी, तो इनकी बोलने के कारण जो भी होगा बोलने में कंट्रोल नहीं है। लग्न में चंद्र राहु बैठे तो विचार कब आ जाए, सारा झगड़ा ही वहीं से। बोल वचन से ही है वो। तो वो गलत बोल देंगे तो कुछ उल्टा परिणाम भी आ सकता है। एक महत्वपूर्ण कुंडली अपने पास डॉक्टर ममता बनर्जी की भी है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी एक महत्वपूर्ण कुंडली है आपके हिसाब से, क्योंकि इस चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है ममता बनर्जी। और अब की बार जो बीजेपी का पूरा एक दांव है चुनावों को लेके, वो पश्चिम बंगाल पे काफी हद तक डिपेंड है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें यदि कम होती हैं तो बीजेपी ने अपनी पूरी उम्मीद पश्चिम बंगाल से लगाई हुई है, और पश्चिम बंगाल में सबसे मुख्य विरोध उनको ममता बनर्जी से ही है। ऐसा ममता बनर्जी की जो कुंडली है वो 5 जनवरी 1955 की है, कलकत्ता की 12 बजे का जन्म है उनका, दोपहर का। और कुंडली बहुत अच्छी है क्योंकि राजेश शनि उच्च का होकर 7वें स्थान पर बैठा है, तो इनकी जो जनता है वो प्रबुद्ध भी है थोड़ी सी, बहुत ऐसा कम है लोगों के पास, लेकिन वो बुद्धिमान जनता है। राहुल गांधी किसमें ऐसा नहीं था, वो शनि नीच का था वहां पर, यहाँ पे शनि उच्च का है, तो वहां की जो जनता थी वो बुद्धि कमजोर होगी, उनको प्रेम करने वाली, लेकिन उनकी भी जनता ही होगी, जनता उनको चाहेगी, इनको भी जनता चाहेगी, लेकिन जो जनता चाहेगी वो थोड़ी बुद्धिमान जनता होगी। पश्चिम बंगाल के लोगों को हम थोड़ा सा, हाँ, पहले पैसा कम होगा, गरीब होगी, लेकिन उनके पास बुद्धि होगी। तो इनके इसमें सबसे बड़ा योग जो है वो जनता का योग है जी, जनता इनको जिताती है, लेकिन उस जनता का जो प्रभाव है वो दूसरे प्रदेशों में नहीं है। हाँ, वो तो खैर सीमित है, उनका एक सीमित दायरा है। यदि वो देश की पार्टी होती
तो ये ममता बनर्जी की कुंडली कहीं ना कहीं पर वो फायदा जो पहुंचा प्रधानमंत्री पद का जो चयन होगा, उस चयन में ये काफी हद तक गठबंधन में कभी कोई आ जाए हाँ तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है इस कुंडली में जी। कि नीच का राहु भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, अच्छा, तो अब बनते बनते भी रह सकती, षड्यंत्र हो सकता है इनके साथ, भाग्य से इनको वंचित किया जा सकता है। बनने की जनता चाहेगी वहां की, पश्चिम बंगाल की और उस तरफ की, कि इनको बनाओ, लेकिन आखिर में षड्यंत्र होने से ये वंचित भी हो सकती हैं। और षष्ठेश बुध भी भाग्य का है, तो इनके पीछे लोग प्लानिंग भी कर सकते हैं कि ये नहीं बने। नहीं, परंतु बने या नहीं बने तो तब होगा जब वो चुनाव में उनके पक्ष में वोट गिरेंगे या उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो अभी तो हमारा प्रश्न मुख्य ये है कि उनका पश्चिम बंगाल में कितना विजय की उनकी संभावनाएं हैं। इस बार उनको अड़ैया शनि चल रहा है जी, ये उनकी प्रॉब्लम है, और अड़ैया शनि इस बार थोड़ा सा तो दिक्कत देगा, पर वहां पर थोड़ा सा बीजेपी और इनकी टक्कर ज्यादा होगी। बीजेपी उसका कड़ी टक्कर आपकी और बीजेपी कड़ी टक्कर रहेगी जी। इनका अभी समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जनता में लोकप्रिय है ये। और अभी शनि में चंद्र चल रहा है जो विश्व योग बना रहा है हाँ इनको, ममता जी को। जी, तो विश्व योग से हो सकता है कि जनता कुछ बदल जाए, जो जनता इनकी खुद की जनता है हाँ, वो दूसरों में चली जाए, तो ऐसा विश्व योग है। मतलब कुछ ना कुछ अभी जो वर्तमान जो योग हैं उनके ग्रह स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है ममता जी की कुंडली में। अनुकूलता वाली नहीं है। कब तक है सर ये? चंद्र और शनि की योग है जो, एक मिनट, वो 19 फरवरी 20 तक है। हाँ मतलब अभी साल भर तो ममता बनर्जी वाला हो गया 19 जुलाई 18 से जी, तब से वहां पर दूसरी पार्टी का दखल होना शुरू हो चुका हाँ। तो अभी थोड़ा सा बीजेपी वहां पे थोड़ी ज्यादा सक्रियता दिखा भी रही है, दिख भी रहा है सामने जी। तो ऐसा हो मतलब सकता है। ऐसा कुछ हो, ऐसी संभावना है कि थोड़ा सा ममता बनर्जी का ये साल थोड़ा सा कुछ मुश्किल निकले। लेकिन बहुत जुझारू है, क्योंकि लग्नेश मंगल है इनका, 38 एकादश भाव में बैठा है जी, बहुत जुझारू है ये। आपने बताया इसमें सप्तम भाव में शनि है। जी जी, सप्तम भाव में राहुल गांधी के भी शनि हैं, आपने बताया था ना? हाँ, जी, सप्तम में हाँ। शनि। तो ये सप्तम के शनि के विवाह नहीं कराने देते हैं, विवाहित ही रहते हैं। राहुल गांधी का विवाह नहीं हुआ, ममता बनर्जी का विवाह एक नहीं तो हुआ। शनि का क्या है कि विवाह देर से कराते हैं, और दूसरे कारण भी है इसमें कि शनि विवाह जो नहीं कराते हैं उसका कारण केवल शनि नहीं है, दूसरे भी कारण है जी, इसमें। तो क्योंकि सप्तम स्थान मतलब विवाह पत्नी का होता है। तो इसमें ममता जी की जो कुंडली है, यदि अपन इसकी बात करें तो सप्तमेश शुक्र अष्टम में चला गया, इसलिए विवाह की प्रॉब्लम है जी। और राहुल जी के, और दूसरी बात तो राहुल इनका नीच का होकर भाग्य में बैठा है, वो भी विवाह से पृथक करने वाली बात हो गई। राहुल जी का जो मामला है वो थोड़ा सा अलग है, वहां पर नीच का शनि बैठा तो वो थोड़ा जरूर विवाह करने से रोकता है जी। और वहां का जो स्वामी मंगल है वो भाग्य में गया, लेकिन सूर्य सस्त हो गया, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इससे कि विवाह नहीं होता। परंतु यूनिवर्सली फार्मूला तो यह है कि सप्तम में यदि शनि बैठे तो दाम्पत्य जीवन में इंटरफियर तो होता ही है, नेगेटिव इंटरफियर होता है। यदि विवाह हो गया तो परेशान होगा, और यदि नहीं हुआ तो होने में बड़ी विलंब होगी। ये निश्चित है कि सप्तम स्थान का शनि है। और राहुल जी के साथ में क्या रहा, मंगल के साथ में शनि बैठा है, मंगल के घर में शनि बैठा है। दूसरी बात और है, सप्तमेश मंगल के ऊपर राहु की भी दृष्टि और शनि की भी दृष्टि, इसलिए वो विलंब हो रहा है, विवाह से पृथक हो गए। हाँ। एक महत्वपूर्ण कुंडली हमारे पास और भी इस समय मौजूद है, वो है प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी वढेरा। राहुल गांधी इतने दिनों से चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से अकेले संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब की बार प्रियंका गांधी को भी पार्टी ने चुनावी रण में उतारा है। और प्रियंका गांधी अब की बार इस चुनावों को कितना प्रभावित करेगी और उनके भाग्य का जो योग बन रहा है वो इन चुनावों में कितना कांग्रेस पार्टी को फेवर करता है, क्या कहते हैं सर आप? प्रियंका गांधी जी की जो कुंडली है, ये कुंडली बहुत अच्छी है। इस कुंडली में लग्नेश शुक्र पंचम स्थान पे, पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक है, आकर्षण देती है। हाँ निश्चित रूप से, वो तो सबको अच्छा लगता है। प्रियंका खड़ी है तो सबको ऐसा लगता है कि इनको वोट दे दो। तो ये जो पंचम स्थान पे शुक्र की जो स्थिति है, वो यदि कहीं खड़ी हो जाए कि सभा देने आ जाए तो बहुत सारे वोट को अपने पक्ष में ये कर सकती है। तो और दूसरी बात ये कि अभी वर्तमान में इनकी दशा भी शुक्र की चल रही है, तो इनकी कुंडली देखा जाए तो राहुल गांधी जी से तेज कुंडली है जी। यदि डिक्लेयर कर दे कि हम प्रधानमंत्री प्रियंका को बनाएंगे तो निश्चित रूप से इसको फायदा मिलेगा, इस कुंडली को। प्रियंका गांधी के बारे में तो अभी ये भी चर्चा चल रही है कि वो बनारस से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़ी होंगी। तो ऐसी यदि स्थिति हो जाती है तो बहुत
ज़्यादा टक्कर देंगे ये, क्योंकि इनकी कुंडली कमज़ोर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छी सेनापति कुंडली है, तो ये भी कोई कमज़ोर नहीं है, आकर्षण करने वाली कुंडली है, क्योंकि लग्नेश शुक्र पंचम स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये फायदा देंगी। और फिर शुक्र में सूर्य चल रहा है जो राजयोग बना था, तो इनकी कुंडली अधिक पावरफुल है। हो सकता है कि प्रियंका गांधी को लोग अधिक पसंद करने लग जाएं जी चुनाव के बाद, तो राहुल गांधी की स्थिति खराब हो सकती है थोड़ी सी, मन में बहुत बुरा लगेगा उनको, ऐसी स्थिति इसमें बन सकती है। और इनकी कुंडली में भी वृश्चिक राशि है, जो राशि नरेंद्र मोदी जी की है वही राशि इनकी भी है। अच्छा, वृश्चिक राशि, तो टक्कर तो भारी है। बस इसमें ये है कि जो इनकी साढ़े थोड़ी लेट शुरू हुई है, और उनकी साढ़े जो नरेंद्र मोदी जी की वो थोड़ी सी डिग्री का अंतर है, इनको देर तक असर करेगी, उनको तो खत्म होने जैसी आ गई मोदी जी को, हाँ। तो जाते जाते फायदा दे जा सकती, ये इसमें फायदा है। मतलब जो भी उम्मीदवार है सबको 7.5 चल ही रही है, ये अजीब ही हो गई। विधानसभा चुनाव के समय भी हमने जब चर्चा करी थी तो कमलनाथ जी को 7.5 थे, शिवराज सिंह जी को 7.5 थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को 7.5 थे, अभी प्रियंका गांधी को 7.5 हैं। इस कुंडली में केवल एक ही प्रॉब्लम है, D10 चार्ट जो इसका होता है दशमांश, हाँ, उसमें नीच का राहु है, तो प्रधानमंत्री बनने से इनकी माँ भी रोकती है, नेतागिरी करने से इनके घर के लोग रोकते हैं, सब लोग इनको रोकते हैं, पति भी रोकते हैं, पति भी रोकते हैं जी। ये प्रॉब्लम इनको राजनेता बनने नहीं देते, ये चुनाव के समय आ जाती है फिर चली जा सकती है। अभी होता ही है, इतने सालों से यही होता है कि चुनाव के समय उनका चेहरा सामने लाते हैं, फिर उनको पीछे हटा देते हैं। और ये भी निश्चित है कि उनकी जो माता जी है सोनिया गांधी, वही हमेशा उनको कहीं ना सोनिया गांधी चाहती नहीं है कि वो लाएं, मम्मी के स्थान पर भी माता जी का जो स्थान होता है, वहां का स्वामी शनि अष्टम स्थान पर बैठा हुआ, मतलब मम्मी तो बिल्कुल चाहेगी नहीं कि आप नेता बने। अच्छा, दूसरा उस स्थान पर राहु बैठा हुआ जी, चतुर्थ स्थान पे, तो वो भी मदर की बात चलेगी नहीं वहां पर, मदर उनको मना करेगी, ये चाहती भी होंगी तो नहीं कर पाएंगी। पति की वजह से भी कई बार परेशानी हुई इनके ऊपर, कई बार आरोपों में घिरी रहती है। पति के ऊपर आरोप लगते हैं तो इनडायरेक्टली इनके ऊपर प्रेशर बनता है या इनको घेरा जाता है पति के नाम लेके। सप्तम स्थान जो इनके पति का कारक है, वहां का मंगल शत्रु स्थान में चला गया, उसके बहुत शत्रु हैं पति के, और शत्रु कहीं ना कहीं इनको दिक्कत देंगे, और बड़े नेता सब शत्रु इनके। हाँ। ये इनकी प्रॉब्लम है, प्रियंका जी के भी और इनके पति के भी, तो इस कारण भी इनको दिक्कत आएगी। और दूसरी बात, इसमें राजयोग की कमी इसलिए हो जाती है इस कुंडली में, दशम स्थान पर केतु बैठा हुआ है, जो केतु, यदि आप धार्मिक हो, बहुत अधिक धर्म में विश्वास करते हो, श्रद्धा करते हो, तो ये राजयोग दिला सकता है, और श्रद्धाहीनता रहेगी तो राजयोग से वंचित कर सकता है। तो अभी तो हम देख रहे हैं वो मंदिर गुरुद्वारे और मस्जिदें सब जगह माथा टेक रही हैं और सभी जगह दर्शन कर रही हैं। केवल मंदिर जाने से बात नहीं बनती, श्रद्धा एक अलग होती है, मंदिर नहीं भी जाओ तो श्रद्धा होती है जी। घर बैठे बैठे भी श्रद्धा हो सकती है, और भगवान का भजन हो सकता है, भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ऐसा यदि होगा, यदि मान लो यदि ऐसा होगा कि धार्मिक होंगी तो इनको फायदा मिलेगा। दूसरा, इनके दशम स्थान पर राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, जो राज्य से पृथक करती है। अच्छा, इसलिए भी मां बनने नहीं देती है, इसलिए वो बनाती, इसलिए भी वो पृथक हो जाती। ये कितना ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य की ओर अग्रसर जो राजयोग वाले स्थिति बने हैं, प्रधानमंत्री पीएम बनना या वो कुछ उच्च पद पे पहुंचना, तो वो ग्रह नहीं बनने देते। फिर भविष्य क्या बोलता है? प्रियंका गांधी का व्यक्तिगत जो भविष्य है वो कुंडली के हिसाब से, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी जी को टक्कर नहीं देते, वो दे तो फायदा हो सकता है। अच्छा, अभी वर्तमान में तो कोई प्रधानमंत्री की बात तो इनकी कोई कर नहीं रहा है जी, लेकिन ये जरूर बोल रहे हैं कि वाराणसी से चुनाव लड़ेगी। हाँ, यदि लड़ती है तो दिक्कत आ सकती है। बहरहाल ज्योतिषी चर्चाएं अनंत हैं, विस्तृत हैं, विस्तार है, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न एक प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न से जुड़े होते हैं जो हमारे रुचि के होते हैं और जिज्ञासाएं जागृत करती है। बाकी समय की कमी की वजह से अभी फिलहाल हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अभी हमारे दोनों ज्योतिषाचार्यों का जो मत है, इनके मत के हिसाब से इन जो कुंडलियों का जो उन्होंने विश्लेषण किया है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, दोनों कुंडलियों के विश्लेषण के बाद में नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है वो ज़्यादा प्रभावी है, और आने वाले जो समय में जो परिणाम आएंगे वो नरेंद्र मोदी के फेवर में ज़्यादा होंगे, ऐसा उनका अनुमान है। देखते हैं आप और हम मिलके आने वाले समय में कि क्या परिणाम आते हैं, कितने
कठिन समय जो अभी निकलने वाला है 2 महीने, उसके बाद कि क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या समीकरण बनते हैं, जो जैसा कि हमारे पंडित जी ने बोला कि गठबंधन के भी बड़े योग बन रहे हैं, और जब चुनाव के बाद में सरकार बनेगी तो उस समय और भी गठबंधन करना पड़ सकते हैं, जो भी पार्टी होगी उसको। सीधे सीधे स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, लेकिन कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ेगी, बनेगी मोदी जी की। देखते हैं आप और हम। इसके बाद में फिर एक बार हमारे ज्योतिषाचार्य जी से हम मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।